गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कल मैं पढ़ाई थी घिसा कहानी, उसका शेष भाग में बता रही हूँ। क्या हुआ था कि उनके गांव में, लेखिका के गांव में सांप्रदायिक दंगा शुरू हो गया था और घिसा जो था 15 दिन से बुखार से पीड़ित बीमार घर में पड़ा हुआ था, पढ़ने नहीं गया था। तो लेखिका को मन में आया कि घिसा को आज देखने जाएं। घिसा को देखने ही जा रही थी कि उन्होंने देखा कि उधर से घिसा डगमगाता हुआ आ रहा है लेखिका की तरफ, शिक्षक की ओर। यह देख करके वह उद्विग्न, उनका मन विद्विग्न हो उठा, यानी वो व्याकुल हो उठी। वह प्यास से जाग गया था। इतने में गुल्लू के काका ने नदी के पर से लौटकर दरवाजे से ही अंधी बुढ़िया को बताया कि शहर में दंगा हो रहा है, यानी दंगा होने का न्यूज़ देने आए एक बूढ़ा काका। तब घिसा को गुरु साहब का ख्याल आया, तब लेखिका का ख्याल आता है। गुल्लू के काका के हटते हुए ऐसे हौले हौले उठा के बुढ़िया को पता ही न चला, घर से लेखिका के पास जाने के लिए ऐसे घर से निकल गया कि बुढ़िया को पता न चला। और कभी वह दीवार को, कभी पेड़ का सहारा लेता लेता शिक्षिका की ओर भागा जा रहा था। यह सोच कर आया था कि अब वह गुरु साहब को किसी तरह भी न जाने देगा। यानी वह घिसा के मन में आया कि दंगा होगा तो फिर मैं अपनी शिक्षिका को इस गांव से बाहर जाने नहीं दूंगा, मैं यहीं रखूंगा। जब मुझे उन लोगों को छोड़कर जाना था तब मेरा मन बहुत ही अस्थिर हो उठा। कुछ बालक उदास थे, कुछ पढ़ने की छुट्टी से प्रसन्न थे। जब दंगा शुरू हो गया तो लेखिका अपने गांव लौटना चाह रही थी। शायद ये तो आपके बुक में दिया हुआ नहीं है, लेकिन कहानी से ऐसा पता चल रहा कि लेखिका गांव छोड़कर जाना चाह रही थी। तो कुछ बच्चे जो नहीं पढ़ने वाले थे खुश हो गए, भले लेखिका चली जाए, ये शिक्षिका चली जाएगी तो मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ बच्चों का मन लेकिन शिक्षिका का मन क्या हो गया था, अस्थिर हो गया था। यानी उनका मन नहीं हो रहा था, ये जाएं या ना जाएं यह सोच पा नहीं रही थी डिफिनिटो। जब मुझे तब कुछ जानना चाहते थे कि छुट्टियों के दिन चूने की टिपकियाँ रख कर गिने जाए या कोयले की लकीरें खींचकर। कुछ के सामने बरसात में चूते हुए घर में 8 पृष्ठ का पुस्तक बचा रखने का प्रश्न था, तो कुछ को कागजों पर चूहे के आक्रमण की समस्या का समाधान चाहते थे। तब मैंने बहुत दूर एक छोटा सा काला धब्बा आगे बढ़ते देखा। कुछ और नहीं बल्कि नंगे बदन, घिसा, एक तरबूज दोनों हाथ में। लेखिका इतना सोच ही रही थी कि दूर से कोई काला काला सा धब्बा जैसा दिखाई दिया, यानी धुंधलापन था, वो साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब उन्होंने गौर से देखा, ध्यान से देखा, तो क्या देखा कि घिसा जो है नंगे बदन, बल्कि नंगे बदन यानी कपड़ा नहीं पहना था, एक तरबूज दोनों हाथ में संभाले आ रहा था, जिसमें बीच से कुछ कटे भाग में से भीतर ही इसत लक्ष्य ललाई चारों ओर के गहरे हरेपन में कुछ बंद गुलाबी फूल जैसी जान पड़ती थी। यानी कुछ वो जो तरबूज लाया था उसमें कुछ भाग काट दिया था, उसका अंदर वाला लाल वाला पार्ट जो था वो दिखाई दे रहा था। घिसा के पास न पैसा था और न खेत, तब क्या इसे चुरा लाया है? लेखिका के मन में आया कि घिसा के पास तो खेती है नहीं और पैसा भी नहीं है तरबूज खरीदने का, तो आखिर ये तरबूज लेकर के आ कहाँ से रहा है? घिसा गुरु साहब से झूठ बोलना, भगवान जी से झूठ बोलना चाहता था। यानी घिसा कभी भी अपने शिक्षक से झूठ बोलता नहीं था। वह तरबूज कई दिन पहले देख आया था। माँ के लौटने में जाने क्यों देर हो गई, तब उसे अकेले ही खेत पर जाना पड़ा। वहाँ खेत वाले का लड़का था जिसकी नज़र उसके नए कुर्ते पर बहुत दिन से थी। उसने कहा पैसा नहीं तो कुर्ता दे जाओ। यानी खेत वाले से तरबूज खरीदने के लिए उसने क्या किया था, अपना कुर्ता उसको तरबूज के बदले कीमत में दे दिया था। इसलिए वो क्या आ रहा था, खुले बदन, नंगे बदन लेखिका से मिलने आ रहा था। कुर्ता बेच दिया था तरबूज के लिए, और आज घिसा तरबूज न लेता तो कल उसका क्या करता, इसलिए कुर्ता दे आया। पर गुरु साहब को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गर्मी में वह कुर्ता पहनता ही नहीं। तो घिसा कहता है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने कुर्ता बेच दिया, दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो गर्मी आ गई, गर्मी में कुर्ता पहनता कौन है, और जाने अनजाने के लिए पुराना ठीक रहेगा। तरबूज सफ़ेद ना हो इसलिए कटवाना पड़ा, और ये जो तरबूज का लालिमा दिखाई दे रहा अंदर कटा हुआ, इसलिए कि मैं तरबूज को चख करके लाया, देख करके कि ये अंदर से कैसा है, मीठा है या नहीं, यह देखने के लिए उंगली से कुछ निकाल भी लेना पड़ा। गुरु साहब न ले तो घिसा रात भर रोएगा। लेखिका को अब लगता है कि अगर यह तरबूज मैं नहीं लूँगी लेखिका तो घिसा को बड़ा तकलीफ़ होगा, क्योंकि वो बड़ा ये क्या
तरबूज अपना कुर्ता बेच करके लाया था। और ले जाएं तो यह रोज़ नहा धोकर पैर के नीचे पढ़ा हुआ पाठ दोहराता रहेगा और छुट्टी के बाद पूरी किताब पट्टी पर लिख कर दिखा सकेगा। और अगर लेखिका उसके तोहफे को नहीं लेते, उनके दक्षिणा को नहीं लेती, तो घिसा क्या करता, रात भर रोता। और अगर ले लेंगे तो रोज़ की तरह नियमित रूप से यह मेरे पास आएगा पढ़ने के लिए और अपना पाठ याद करेगा, दोहरा कर लिख कर दिखाएगा। उस तट पर किसी गुरु को किसी शिष्य से कभी ऐसी दक्षिणा मिली हो, ऐसा मुझे विश्वास नहीं। लेखिका को ऐसा अंदाज़ा लगता है कि मुझे नहीं विश्वास होता है कि आज तक किसी गुरु को ऐसा शिष्य मिला होगा जो कि इतनी कुर्बानी दे करके दक्षिणा चुकाया होगा और गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा किसी विद्यार्थी को रहा होगा। परंतु उस दक्षिणा के सामने संसार में अब तक के सारे आदान प्रदान फीके जान पड़े। लेखिका इस तरह से घिसा को अपने कुर्ते को गिरवी रख करके तरबूज देने वाले कार्य को देख करके बड़ा ही एकदम रोमांचित हो उठती है। बड़ा ही उनका शरीर उनका आत्मा सोचने लगता है, संसार में अब तक के सारे आदान प्रदान फीके जान पड़ते, यानी ऐसा कार्य कोई नहीं किया होगा, ऐसा विद्यार्थी जो कि अपना सामान बेचकर खुद नंगे बदन रह करके शिक्षिका के लिए, शिक्षक के लिए कुछ ऐसा उपहार लाया होगा। फिर जब उस ओर जाने का मुझे अवकाश मिल सका, तब पता चला कि घिसा को उसके भगवान जी ने सदा के लिए पढ़ने से अवकाश दे दिया। आज वह कहानी दोहराने में कि मुझे शक्ति नहीं, अभी मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि मैं अन्य मलिन मुखों से मैं उसकी छाया ढूंढती रहूं। यानी क्या हो गया, जैसा कि कहानी में लिखा गया है कि जब उस ओर जाने का मुझे अवकाश मिल सका, तब पता चला कि घिसा को उसके भगवान जी ने सदा के लिए पढ़ने से अवकाश दे दिया। अवकाश मतलब समझते हो, छुट्टी। तो लेखिका कहती है कि दोबारा फिर घिसा की तरफ मुझे जाने का कभी मौका नहीं मिला। क्यों? क्योंकि सदा के लिए पढ़ने से अवकाश भगवान ने दे दिया, यानी वो मर गया अपनी बीमारी के कारण। और लेखिका कहती है कि अब तो सिर्फ क्या हो गया, उसके मुख में की छाया अपने मन में ढूंढती रहती हूँ, अंतरात्मा में। उसकी कहानी दोहराने की मुझ में शक्ति नहीं है। अर्थात इस कहानी से आपने क्या सीखा, क्या इस कहानी का सार हुआ कि शिक्षकों के प्रति घिसा का ऐसा श्रद्धा था, इतना आस्था था, शिक्षक के प्रति सम्मान था कि शिक्षिका जो है उस घिसा को आज भी भूल नहीं पा रही है। मरने के बावजूद भी उसका चेहरा जो है लेखिका की आँख के सामने घूमता रहता है और कहती है कि अब मुझ में शक्ति नहीं है कि घिसा की कहानी को दोबारा मैं दोहरा सकूं। थैंक यू बच्चे, कहानी समाप्त हो गया। और अगर किसी बच्चे को PDF में भेज दी हूँ, खुद से एक बार कहानी पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ जाओगे। किसी बच्चे को किसी चीज़ में कठिनाई हो तो पूछोगे। और आज आप लोग को पिछले दिन कल मैं दी थी मौखिक लिखने के लिए, आज आप लिखित क्वेश्चन आंसर करोगे। ठीक, मैं अभी आप लोगों से पढ़ाने के बाद शब्दार्थ सुनूंगी। थैंक यू।